डिजिटलाइजेशन के इस दौर में ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन यूपीआई ऐप्स और क्यूआर कोड्स आदि के माध्यम से हो रहे हैं। छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस तक ये अब कॉमन हो चुका है और सरकार का भी जोर डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर ज़्यादा रहा है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस न केवल ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं बल्कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई और ट्रेस करना ईजी होता है। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और जानते हैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीआई ट्रांजैक्शंस की क्या कोई लिमिट सेट की गई है और इन ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स रिटर्न्स में कैसे शो किया जाए। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इनकम टैक्स लॉ में यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस यानी डिजिटल मोड से पेमेंट रिसीव करने या पे करने पर कोई लिमिट भी सेट नहीं की गई है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न्स में इन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपसे इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की जाएगी। हम जानते हैं कि यूपीआई ऐप्स और क्यूआर कोड्स हमारे बैंक से लिंक्ड होते हैं और जब भी पेमेंट रिसीव होता है वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है और साथ ही अगर क्यूआर कोड या यूपीआई के थ्रू पेमेंट भी किया गया है तो वह भी हमारे लिंक्ड बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। यानी सब कुछ बैंक अकाउंट से मैप्ड है और लिंक्ड है। अब यहां पर सावधानी ये रखनी चाहिए कि आप अगर एक बिजनेस ओनर हैं तो यूपीआई या क्यूआर कोड को अपने करंट अकाउंट से लिंक करवाएं, ताकि जब भी बिजनेस रिसीव्स आपको आपके कस्टमर द्वारा ऑनलाइन मोड से पे की जाए वो सीधे आपके करंट अकाउंट में ही क्रेडिट हो। कई मामलों में इस बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव होने के कारण बिजनेस ओनर्स अपने करंट अकाउंट की जगह अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट से क्यूआर कोड या यूपीआई ऐप को लिंक कर देते हैं और वहां पेमेंट रिसीव होता रहता है, जो कि गलत है। सही तरीका यह है कि आप अपने करंट अकाउंट को लिंक करें। ऐसा करने से आपकी बिजनेस रिसीव्स की सेपरेट अकाउंटिंग हो सकेगी और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट बिजनेस रिसीव्स का सही कैलकुलेशन हो सकेगा। इसके अलावा अक्सर ये भी देखा गया है कि कुछ लोग अपने किसी फैमिली मेंबर के बैंक अकाउंट पर भी यूपीआई ट्रांजैक्शन से बिजनेस पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, जो कि गलत है। यूपीआई के थ्रू बिजनेस रिसीव्स हमेशा बिजनेस ओनर के बैंक अकाउंट में ही रिसीव करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस को फादर के नेम से है लेकिन शॉप पर बेटा भी बैठता है और कस्टमर्स द्वारा डिजिटल मोड से पेमेंट किए जाने की स्थिति में वह अपने खुद की ऐप या क्यूआर कोड से उनका पेमेंट रिसीव कर लेता है। ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि बेटे के नाम पर एक्चुअली तो कोई बिजनेस नहीं है और वह सिर्फ अपने फादर के बिजनेस में असिस्ट कर रहा है। मेरे पास इस तरह के कई क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें मैं तुरंत ये प्रैक्टिस बंद करने के लिए एडवाइस करता हूं। यूपीआई के थ्रू बिजनेस रिसीव्स आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होती है, इसलिए ये भी ट्रांजैक्शंस जेन्युइन होते हैं और इन्हें आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स में बिजनेस रिसीट में शो किया जाना जरूरी है। अनलाइक कैश ट्रांजैक्शंस, आप इन्हें ओवरलुक नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट से ट्रैक हो सकते हैं। इस संबंध में ध्यान रखें कि आपकी ग्रॉस रिसीट्स पर आपको टैक्स नहीं देना होता, बल्कि ग्रॉस रिसीट्स में से आपके बिजनेस के जेन्युइन एक्सपेंडिचर्स को डिडक्ट करके जो नेट प्रॉफिट बचता है वही आपकी टैक्सेबल इनकम है, जिस पर आपको एप्लीकेबल स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता है। अब बात आती है कि इन ट्रांजेक्शन्स को इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाएं। देखिए, इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 44AD प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप अपनी बिजनेस रिसीट्स को शो कर सकते हैं और उस पर लमसम 8% नेट प्रॉफिट आपको शो करना कंपलसरी है। आपको बता दूं कि इस सेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और आप इस सेक्शन के अंतर्गत मिनिमम 8% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी जान लें कि 8% की जो मिनिमम नेट प्रॉफिट लिमिट मैंने आपको बताई है वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, यानी उस केस में जहां पर आपकी टोटल बिजनेस रिसीट्स कैश में हुई हो। लेकिन अगर आप यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से भी पेमेंट रिसीव करते हैं तो आप ऐसी डिजिटल रिसीट्स पर 6% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे। और ध्यान रहे कि ये सिर्फ मिनिमम लिमिट है, आप इससे अधिक परसेंट का नेट प्रॉफिट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाता है तो फिर आपको न केवल बुक्स ऑफ अकाउंट रखना अनिवार्य होगा, बल्कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। 44AD में टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ तक इस सेक्शन का यूज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर शोइंग मिनिमम नेट प्रॉफिट ऑफ 8% और 6% विच एवर इज एप्लीकेबल इन योर केस। अगर आप पार्टली कैश और पार्टली डिजिटल मोड से पेमेंट रिसीव करते हैं तो फिर आपको अपनी बिजनेस रिसीप्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके शो करनी होगी, यानी कैश पर 8% और नॉन कैश पर 6%। इस तरह सेक्शन 44AD की ये स्कीम स्मॉल और मीडियम बिजनेस
के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आपको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज तक ही नेट प्रॉफिट शो करना होता है और आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि इस मिनिमम नेट प्रॉफिट में आपके बिजनेस के सारे एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी, रेंट, शॉप एक्सपेंस आदि कवर्ड माने जाएंगे और इनका अलग से कोई अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही जब आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो आपके केस में एप्लीकेबल जीएसटी टर्नओवर लिमिट का भी ध्यान रखें, जो कि सर्विसेज के केस में 20 लाख और गुड्स के केस में 40 लाख है। यानी इन लिमिट्स को क्रॉस करने पर ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी अराइज होगी। तो यदि आपके बैंक में ऑनलाइन मोड से रिसीव्ड्स इन लिमिट से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है। तो ये थी डिजिटल मोड से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अपडेट्स, केस लॉ एनालिसिस, डिस्कशंस और एडवाइजरी के लिए देखते रहिए आपका अपना दी टैक्स एक्सप्रेस। सब्सक्राइब बटन को हिट करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप टैक्सेशन से जुड़े किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।